नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आप सबके सामने डैनियल डिफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। इसके पहले भाग में हमने सुना था कि रॉबिन्सन क्रूसो को बचपन से ही जहाजी बनने का शौक था और वो समुद्री जहाज के द्वारा अलग अलग देशों की यात्रा करना चाहता था, पर लेकिन उसके माता पिता उसको इसकी इजाज़त नहीं देते और वो एक दिन अपने माता पिता को बिना बताए समुद्री जहाज की यात्रा पर निकल पड़ता है। इस समुद्री यात्रा पर उसको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, जैसे कभी उसका जहाज समुद्री हवाओं के थपेड़ों से अपने आप को बचाता हुआ किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो कभी उनका जहाज को समुद्री डाकुओं के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और वो अपने आप को 2 साल तक गुलामी की जिंदगी जीते हुए जब बिल्कुल पस्त हो जाता है तब वहाँ से निकलने का रास्ता खोजता है और वो एक दिन वहाँ से निकल जाता है। और इस बार जब उसको समुद्री यात्रा के दौरान जब जहाज मिलता है तो वो पुर्तगाली लोग उसको ब्राज़ील ले जाते हैं, जहाँ वो अपने खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताने की कोशिश करता है। पर लेकिन जब इस तरह से उसका दिन बीतते जा रहे थे तब उसको लग रहा था कि मेरा जीवन सिर्फ एक जगह रुकने के लिए नहीं है, मुझे तो अलग अलग देशों की यात्रा करना है। इसी बीच ब्राज़ील के लोगों ने उससे कहा कि तुम हमारे लिए अफ्रीकी गुलाम लेकर आओ, क्योंकि उस ज़माने में जो अफ्रीकी लोग थे वो लोग गुलामी की ज़िंदगी जिया करते थे और रॉबिन्सन क्रूसो उनके कहने पर अपने जहाज पर बैठकर गुलाम खरीदने के लिए निकल पड़ता है। पर लेकिन इस बार उसका जहाज बहुत बड़े ज्वार भाटे में फंस जाता है और वो किसी तरह से अपने आप को बचाता हुआ किनारे पर आ जाता है और उसको इस बात का एहसास था कि ये जो ज्वार भाटा है, ये जो समुद्र की तेज लहरें हैं, वो उसे अपने साथ घसीट कर ले जाएंगी और वो अपने आप को किसी तरह से बचाता हुआ समुद्र की लहरों से बहुत दूर जाकर पस्त होकर लेट जाता है। अब हम आगे सुनते हैं कि उस जगह पर वो अब क्या करता है, तो सुनिए रॉबिन्सन क्रूसो का दूसरा भाग। काफ़ी देर तक लगभग बेहोशी की हालत में रॉबिन्सन वहाँ पड़ा रहा। फिर वह उठा और बहुत दुखी और चिंतित होकर इधर उधर भटकने लगा। अंधेरा होने वाला था, वह बुरी तरह थका हुआ और भूखा था। उसके कपड़े पानी में तर थे और उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ आ पड़ा है और यहाँ कहीं रात में सोने की जगह भी मिलेगी या नहीं, क्योंकि जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी चारों ओर घना जंगल सा दिखाई देता था। उसे डर था कि अगर रात में जंगली जानवर निकल आए तो उसका क्या होगा। जब उसने अपने भीगे कपड़ों को टटोला तो इतने दुख में भी उसे थोड़ी खुशी मालूम हुई, क्योंकि उसका चाकू अब भी उसकी जेब में था। उसने फौरन एक पेड़ की डाल काटकर अपने लिए एक मजबूत लाठी तैयार की। फिर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी पत्तियों के बीच 2-3 डालियों का सहारा लेकर आराम से बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो सूरज काफी चढ़ आया था। तूफान गुजर चुका था, समुद्र काफी शांत था। उसने आश्चर्य से देखा कि रात में लहरों के थपेड़ों से जहाज किनारे के काफी पास आ गया था। जिस चट्टान के पास कल शाम को लहरों की मार से वह आ गिरा था, वहीं जहाज बालू में फंसा खड़ा था। दोपहर तक ज्वार उतर गया, अब जहाज तक पहुंचना आसान था। रॉबिन्सन ने अपने कपड़े उतारे और तैरता हुआ जहाज के पास तक जा पहुंचा, लेकिन जहाज के ऊपर चढ़ना मुश्किल था, क्योंकि जहाज का पैंदा बालू में फंसा हुआ था और पूरा जहाज पानी के ऊपर काफी ऊंचा निकल आया था। रॉबिन्सन ने तैरते हुए जहाज के 2 चक्कर लगाए, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जिसके सहारे वे ऊपर चढ़ सके।
इतने में अचानक उसे जहाज की पतवार से एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से रस्सी उसके हाथ आई। वह उसी के सहारे ऊपर चढ़ाया। ऊपर जाकर उसने देखा कि जहाज पर कोई नहीं था। जहाज का काफी हिस्सा सूख गया था। जहाज के भीतर कमरों में जो सामान रखा था वह बिल्कुल सुरक्षित था। वहां तक पानी नहीं पहुंच सका था। इधर उधर खोजने पर रॉबिन्सन को बिस्किट का एक डिब्बा मिल गया। उसने खूब बिस्किट खाए और थोड़ी शराब भी पी। इस तरह खा पीकर वह फिर से काम करने लायक हो गया। अब उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। सबसे पहले उसने जहाज में से लकड़ी के कुछ लंबे चौड़े तख्ते निकाले और उन्हें रस्सी से आपस में बांधकर नीचे पानी में गिरा दिया। उनको उसने इस तरह बांधा कि वे बहकर दूर जा सके। फिर उसने कई तख्तों और बड़े बड़े कुंदों को जोड़कर एक चौड़ा सा तख्ता तैयार किया, जिस पर लादकर वह कुछ सामान किनारे तक पहुंचाना चाहता था। फिर काफी मेहनत करके उसने मल्लाहों के 3-4 संदूक तोड़े और उनका सारा सामान निकालकर उनमें रोटी, चावल, पनीर और ऐसी ही खाने पीने की चीजें ठूस ठूस कर भरी और उन्हें तख्ते पर बांध दिया। इसे बढ़ई के औजारों का एक डिब्बा मिल गया, जिसे उसने हिफाजत से तख्ते पर रख लिया। कुछ पहनने के कपड़े भी रख लिए। इसके अलावा कुछ बंदूकें, पिस्तौलें और गोली बारूद के साथ साथ पुरानी तलवारें भी रख ली। फिर रस्सी के सहारे उसने अपना तख्ता पानी पर उतार दिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सामान से लदे हुए इस तख्ते को किनारे तक कैसे पहुंचाया जाए। जो तख्ते उसने पहले पानी में फेंके थे, उनको भी उसने एक एक करके अपने इस बड़े तख्ते में जोड़ लिया। अब वह आसानी से तैर सकता था, लेकिन पाल और पतवार के अभाव में इसे किनारे तक ले जाना मुश्किल था। पर इस समय समुद्र में ज्वार आ रहा था, इसलिए तख्ता धीरे धीरे अपने आप किनारे की ओर बहने लगा। अंत में वे बहते बहते एक नदी के मुहाने में आ पहुंचा। इस नदी को अब तक रॉबिन्सन ने नहीं देखा था। ज्वार के कारण समुद्र का पानी नदी में काफी दूर चला गया था, इसलिए तख्ता भी बहते बहते नदी में काफी ऊपर चढ़ गया। जब ज्वार उतर गया तो सारा पानी बह गया, तो तख्ता नदी के किनारे से काफी ऊपर जमीन पर पड़ा रह गया। इस तरह रॉबिन्सन का सामान जहाज से जमीन पर पहुंच गया। इसके बाद रॉबिन्सन एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर ये देखने लगा कि ये कैसा देश है और यहाँ कोई रहता है या नहीं। लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे बड़ी निराशा हुई। उसने देखा कि जिस जगह पर वह आ पड़ा है वह कोई देश नहीं, बल्कि एक छोटा सा समुद्री टापू है। आसपास कहीं दूर तक कोई जमीन नहीं दिखाई देती थी। कुछ दूर पर सिर्फ 2 टापू दिखाई दे रहे थे। इस टापू पर कोई नहीं रहता था। रॉबिन्सन को ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया जिससे यह पता चलता कि कोई मनुष्य यहाँ रहता है। इस टापू पर चिड़िया ही रहती थी। उसने चिड़िया को मार गिराया, लेकिन वह बाज जैसी कोई चिड़िया निकली जिसे खाया नहीं जा सकता था। पहाड़ी से उतरकर रॉबिन्सन अपने काम में लग गया। वह अपना सारा सामान और भी ऊपर खींच ले गया। वहां उसे तख्तों और लट्ठों को खोलकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। फिर बंदूकों को आपस में सटाकर एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया और उस पर आराम से सो गया। उस रात उसे बड़ी गहरी नींद आई। इसके बाद तो अक्सर रॉबिन्सन तैर कर अपने जहाज में जाता था, उसी तरह तख्तों की नाव बनाता था और सारा सामान लाद कर अपनी झोपड़ी में ले आता था। इस तरह वे बहुत सा सामान ले आया, जिसमें अनाज और आटे के बोरे, रोटियों के बड़े बड़े डिब्बे, 3-4 पीपे शराब, 1 डिब्बा चीनी, छोटी बड़ी कई बंदूकें, बहुत सी गोलियां और बारूद, रस्सियां, कीले और कुल्हाड़ियां वगैरह थी। एक बार वे बड़ी पालों के कई टुकड़े उठा लाया, जिन्हें जोड़कर उसने एक अच्छा सा तंबू बना लिया। इसी तंबू में वह सारा सामान रखता था। फिर इस तंबू को और अपनी झोपड़ी के आसपास उसने बड़े बड़े पत्थरों, खाली पीपों और दूसरे भारी चीजों का घेरा बना लिया, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। करीब 15 दिन बाद मौसम काफी बदल गया। रात में बहुत तेज आंधियां चलने लगी। एक रात इतने जोर का तूफान आया कि बालू में धंसा हुआ जहाज चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन रॉबिन्सन को इसका कोई गम नहीं था, क्योंकि वह अपनी जरूरत की सभी चीजें वहां से ले आया था। अब रॉबिन्सन ने सोचा कि अपना खेमा गाड़ने के लिए इससे अच्छी कोई जगह खोजनी चाहिए। इस समय जिस जगह उसकी झोपड़ी खड़ी थी कि समुद्र के अधिक समीप थी और वहां का पानी भी समुद्र के पानी से मिलते रहने के कारण बहुत खारा था।
कुछ ढूंढने पर उसे एक छोटी पहाड़ी के समीप थोड़ा सा खुला हुआ मैदान मिल गया। यहाँ एक बड़ी सी चट्टान थी जो कुछ खोखली भी थी और जिसमें घुसने के लिए गुफा की तरह एक छेद था। इस तरह उसने अपना खेमा गाड़ा। अब वह खेमे से होकर गुफा में उतर सकता था। उसने खेमे के दरवाजे पर लकड़ी के कई खूंटे गाड़ दिए और उन्हें छील काट कर खूब नुकीला बना लिया ताकि कोई उसके पास ना सके। उसने अंदर जाने का कोई दरवाजा भी नहीं छोड़ा। वह खुद एक सीढ़ी के जरिए गुफा के मुंह तक पहुंचता था और जब वह गुफा में पहुंच जाता था तो सीढ़ी को भी अंदर खींच लेता था। झोपड़ी का दरवाजा बंद करने के पहले सारा सामान अंदर रख लिया। उसे झोपड़ी और खेमे की छत दोहरी बनाई थी जिससे उस पर धूप और पानी का कोई असर नहीं होता था। फिर उसने धीरे धीरे चट्टान को खोदकर और भी खोखला करना शुरू किया। इसी में वह अपना बारूद रखना चाहता था। उसके पास 140 पाउंड बारूद था जिसमें आंधी तूफान के दिनों में या बिजली वगैरह के कारण आग लगने का डर था। अब रॉबिन्सन बड़े मजे में था। वह जहाज से 2 बिल्लियां और एक कुत्ता भी बचाकर अपने साथ ले आया था। इन जानवरों के कारण उसे अकेलापन कम महसूस होता था। उसके पास कलम, स्याही और कागज भी था, इसलिए अब उसने अपनी डायरी लिखनी शुरू की। उसने अपनी गुफा में एक बड़े से लट्ठे पर अपने चाकू से लिख दिया 30 सितंबर 1659। इसी तारीख को वह टापू में आया था। इसके बाद हर रोज उस पर एक निशान बना देता था। रविवार के दिन वह एक लंबा निशान बनाता था। इस तरह उसने अपने दिन और महीने का हिसाब रखना शुरू किया। खाने की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उस टापू पर भेड़ बकरियां बहुत थी और कबूतर भी खूब थे। वह जब चाहता उन्हें मारकर खा लेता था। लेकिन अब गुफा उसे कुछ छोटी मालूम पड़ने लगी। उसके पास सामान बहुत ज्यादा था। वह गुफा को और गहरी और चौड़ी बनाने लगा। अंदर से जो कुछ पत्थर और चट्टानें निकलती थी उनसे उसने गुफा के सामने एक बरामदा सा बनाना शुरू किया। अब उसे विश्वास हो गया था कि इस टापू पर जंगली जानवर नहीं है, इसलिए वह चट्टान में दाहिनी तरफ भी छेद करने लगा और कुछ ही दिनों में आर पार छेद कर डाला। फिर उसने गुफा में कुछ खूंटियां गाड़ी और बंदूकों और तलवारों को उन पर लटका दिया। उसने गुफा के मुंह पर एक दरवाजा भी बना लिया। ये एक बहुत मुश्किल काम था और इसमें उसे कई दिन लग गए। इसके लिए उसे एक पूरा पेड़ काटना पड़ा। उसके तख्ते बनाने पड़े क्योंकि तख्तों की अब उसके पास कमी पड़ गई थी। फिर उसने अपने लिए किसी तरह टेबल और कुर्सी भी बना ली। इस तरह उसका घर तैयार हो गया। वह उसे अपना किला कहता था। अपनी इस पूरी तैयारी में वह एक चीज भूल गया। उसने अपनी गुफा को काफी लंबा चौड़ा बना लिया था, लेकिन उसकी छत को गिरने से बचाने के लिए उसने कोई इंतजाम नहीं किया था। और अचानक एक दिन छत का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा तो वह उसके नीचे दबकर मरते मरते बचा। उसकी कई चीजें पत्थर के इस ढेर के नीचे दब गई। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद वह सारा कूड़ा बाहर निकाल सका। उसने पेड़ चीर कर लट्ठे तैयार किए और उनको छत में लगा लिया। इस तरह उसका किला अब खूब मजबूत हो गया। रॉबिन्सन हर रोज पहाड़ पर चढ़ता और वहां से चारों ओर देखता रहा। उसे आशा थी कि किसी न किसी दिन कोई जहाज दिखाई देगा जो उसे वापस उसके घर पहुंचा देगा, लेकिन हर रोज उसे निराशा हाथ लगती थी। कभी कभी तो दुख के मारे और अकेलेपन से ऊब कर वह रोने लगता था। अक्सर वह सोचता था कि काश उसके पास एक नाव होती तो यहाँ अकेले पड़े रहने की बजाय वह यहाँ से भाग निकलता। लेकिन वह ज्यादा देर दुखी नहीं रह पाता था। वह अपने काम में लग जाता था क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम था। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको रॉबिन्सन क्रूसो का दूसरा भाग भी पसंद आया होगा। रॉबिन्सन क्रूसो की तीसरी मुलाकात पर हम मिलते हैं अपनी अगली मुलाकात पे। धन्यवाद।